दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल मानपुर ब्लॉक कछौना डिस्ट्रिक्ट हरदोई। आज के इस वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए विज्ञान कक्षा 8 पार्ट 1, जिसमें हम लोग पूरे पार्ट पे चर्चा करेंगे और अंत में हम अभ्यास प्रश्न के साथ साथ प्रोजेक्ट वर्क भी करवाएंगे। इससे पहले मैं कक्षा 6 के पार्ट 1, 2, 3, 4 विज्ञान में बना के अपने YouTube चैनल पे पोस्ट कर चुका हूँ और कक्षा 7 का पहला पार्ट में यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपके आसपास कोई बच्चा है जो 6 या 7 में है तो उस तक वो वीडियो अवश्य पहुँचाएँ। उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो अगर हमारे YouTube चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये हमारा चैनल पूरी तरह से फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगना है। इसको आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। आओ समझे विज्ञान कक्षा 8 पार्ट 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। इस पाठ के उद्देश्य हैं विभिन्न क्षेत्र एवं तकनीकी की नवीनतम प्रगति, जैसे संचार, अंतरिक्ष रक्षा एवं प्रतिरक्षा, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, विनिमय, ऊर्जा, व्यापार एवं वाणिज्य, शिक्षा में संचार एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में हम लोग विज्ञान एवं तकनीकी की नवीनतम प्रगति पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो विज्ञान की प्रगति पे हम लोग चर्चा करेंगे वो है संचार के क्षेत्र में। संचार का क्षेत्र मतलब संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, डाक, ईमेल और जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आए हैं। तो इतनी चीज़ें आपकी क्रांति के रूप में आई हैं, जिसके यहाँ पे हम लोग मोबाइल, टीवी, फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये सारे हमारे जनसंचार के माध्यम हैं। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित्य नए आयाम स्थापित होते गए हैं। सूचना तकनीकी का प्रयोग भारतीय डाक विभाग ने 2001 में शुरू कर दिया। नवीनतम डाक सेवा, जिसमें ई पोस्ट का नाम दिया गया, 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन जुड़ा। मोबाइल फ़ोन तकनीकी अत्यंत प्रभावशाली और उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ा। 21वीं शताब्दी में यह नई तकनीकी से सुसज्जित होकर एक नया नाम स्मार्ट मोबाइल, 3G थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी के रूप में उपलब्ध हुआ। 3G 4G आजकल हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं। ये थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के माध्यम एक तरीके हैं संचार के। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई, वायरलेस फाइडेलिटी एवं वाईमैक्स तकनीकी भी वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन है। 3G 4G प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड वायरलेस 3G 4G प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड वायरलेस इंटरनेट, डाटा, वीडियो, टीवी इत्यादि अब मोबाइल फ़ोन पर आसानी से उपलब्ध हैं। बिना किसी बाधा के वीडियो, क्लिपिंग व मनोरंजन का आदान प्रदान अब संभव हो गया है। अब हम लोग इसको देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में।
संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में। ICT इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका प्रारंभ 2004 से हुआ था। अभी इसमें एक आखिरी में प्रश्न पूछा जाएगा, ICTC का प्रारंभ कब हुआ था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 2004 में हुआ था। 2004 में इसका प्रयोग शुरू किया गया था। चलिए, ICTC का मतलब होता है कि हम लोग संचार के जो माध्यम है उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, इस तरीके से बहुत सारी डिजिटल चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जैसे आज मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। घर बैठे आप लोग अपना मोबाइल से किसी भी चीज़ को सर्च करके गूगल पे देख सकते हैं। तो ये सभी प्रयोग ICT के तहत आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक उपग्रह होता है, संचार उपग्रह, जिसको स्थापित कर दिया जाता है, ये देखिए, और इसके माध्यम से तकनीकी से सारा डाटा ट्रांसफ़र होता है। ICTC उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात और शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में ICTC की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। ICTC के अंतर्गत स्मार्ट स्कूल एवं किताबों के प्रयोग को बढ़ावा मिल रहा है। तो किताबें यानी कि जो इंटरनेट पे आपको किताबें मिलती हैं, उसी को हम लोग किताबें कहते हैं। अगला जो इसका उपयोग है वो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, यहाँ से एक प्रश्न बनता है जीके का, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, तो भारत में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इनकी अध्यक्षता में 1962 में, एक दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा, 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इस पे प्रश्न भी पूछा गया है आपके अभ्यास प्रश्न में कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ, तो इसको आप याद रखेंगे 1962 में। और इसके बाद इन कॉस्पर का एवं, यहाँ पे ये प्रश्न गलत हुआ है, ये किताब में ही गलत लिखा है, नवंबर, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन हुआ, जबकि हमारे कक्षा 6 में दिया हुआ है इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो अगर आपने हमारा कक्षा 6 का वो वीडियो देखा हो तो उसमें आप देख सकते हैं, और चाहे तो गूगल करके देख लीजिएगा, 15 अगस्त 1969 इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पे नवंबर ये किताब में गलत दिया हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए 15 अगस्त। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ये प्रश्न अभी पूछा जाएगा कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। यहाँ पे नवंबर है, इसको हम गलत कहते हैं। अब देखिए, एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करने वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जिससे हमने कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट तथा भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS का मतलब है
इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय दूर संवेदी उपग्रह, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह जिसको IRS बोलते हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो जैसे अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली मौजूद है, इनसेट उपग्रह, दूरसंचार, दूरदर्शन, जो इनसेट होते हैं, इनसेट उपग्रह, दूरसंचार, दूरदर्शन, प्रसार, मौसम विज्ञान एवं प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए तथा IRS प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के रूप में प्रयोग होता है। भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल के योग्य बनाया है। वो हमारे 2 हैं। इसमें एक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसको PSLV कहते हैं, PSLV जिसको ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, और जिसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह, इसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। और दूसरा है भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसको बोलते हैं GSLV, जिसमें इनसेट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। सितंबर 2004 में भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV-5-1 द्वारा प्रक्षेपित एडुसेट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि शिक्षा में समर्पित उपग्रह का नाम बताइए। तो शिक्षा में समर्पित उपग्रह है एडुसेट, प्रक्षेपित किया गया था 2004 में। भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित है। आकाशगंगा के केंद्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल जो सूरज से लगभग 1 लाख गुना बड़ा पाया जाता है, इसकी पुष्टि जापान के कियो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान तथा चंद्रयान 1 के सफल परीक्षण में सफल हुआ। तो यहाँ पे कुछ GS के GK के कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। दूसरा है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। और तीसरा है, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। और अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य। तो ये 4 प्रश्न यहाँ से आपके दिए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद चौथा पॉइंट है, रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी की नवीनतम क्या क्या तकनीकी यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत ही उन्नति की है। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विज्ञान संगठन तथा अन्य कुछ तकनीकी के विकास प्रस्थानों को मिलाकर रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, जिसको हम लोग कहते हैं DRDO का गठन किया गया है। DRDO का गठन किया गया है। तो रक्षा प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सतह से मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी अत्याधुनिक प्रणाली से युक्त मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन विमानों के लिए फाइट से लेटर चालक रहित लक्ष्य भेदों विमान बैंकून बैरेज प्रणाली DRDO की प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां हैं। प्रक्षेपण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपण शास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रक्षेपण शास्त्र विकास कार्यक्रम के अंदर कौन कौन सी कार्य हुए हैं। तो इसमें आपका बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण शास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और कार्यक्रम का प्रक्षेपण,
ये हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका हम लोग मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं। जल अभियानों के संचालन के लिए समुद्री बेड़े और सामरिक मिसाइल तथा आकाशीय प्रक्षेपास्त्रों का विस्तार हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण के रूप में निर्णायक भूमिका निभाई थी। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। रक्षा के क्षेत्र में INS कोची, अरिहंत और युद्धपोतों का भी प्रयोग किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल ये है। अब हम लोग देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में क्या उन्नति हुई है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति हुई है। इसमें काफ़ी मशीनें जैसे स्कैनर, एक्सरे, एंडोस्कोप आदि का प्रयोग विभिन्न रोगों की जांचों के लिए किया जाने लगा है। परंतु वर्तमान समय में बढ़ती हुई घातक बीमारियों से बचने और रोकथाम के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत उपचार मूलक तकनीकी का प्रयोग हुआ। ये निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीकी हैं। रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, CT स्कैन जिसको कहते हैं, मैग्नेटिक रिसोर्सेस इमरजेंसी जिसको MRI कहते हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इसको MRI कहते हैं, MRI की फुल फॉर्म, और मोनोग्राफी आते। इस क्षेत्र में टेली चिकित्सा भी चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि है। इसके अंतर्गत 5 से 6 घंटे के अंदर विश्व के किसी भी चिकित्सक विशेषज्ञ से विचार विमर्श करके रोगी का चेकअप कराया जा सकता है। चिकित्सा के नवीनतम उपलब्धियों में अंग प्रत्यारोपण तकनीकी, हीमोडायलिसिस, प्रोस्टेस्थेसिस आदि में भारत ने जीका विषाणु के लिए जीका वैक नामक टीके की खोज भी की है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, भारत ने जीका विषाणु के लिए जीका वैक नामक टीके की खोज की थी। कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी नवीन तकनीकी का यूज़ हो रहा है देखिए। आधुनिक युग में कृषि के आधुनिक उपकरण, उन्नतशील बीज, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के प्रयोग से कृषि उपज बढ़ने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। कृषि एवं खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति आदि विभिन्न योजनाओं के तहत क्रांतिकारी सफलता प्राप्त हुई है। कृषि प्रधान देश के कारण कृषि क्षेत्र की क्षमता का अत्यधिक दोहन ही अभिनव कृषि का उद्देश्य है। इसके तहत उन्नत पैदावार के लिए जैव कृषि यानी हरी खाद के उपयोग को बल दिया गया है। हरी खाद भूमि को पोषण प्रदान करती है और रासायनिक उर्वरकों की भांति भूमि को कोई क्षति नहीं पहुंचाती है। अभिनव कृषि के अंतर्गत जैव पीड़क, कीट नियंत्रण विधि एवं नाइट्रीकरण निरोधक का प्रयोग हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां जल की उपलब्धता का अभाव है वहां छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र विधि का प्रयोग होता है। परिवहन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो परिवहन के क्षेत्र में हम लोग आज ई-रिक्शा, बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन का प्रयोग कर रहे हैं। काफ़ी तकनीकों का हम लोगों ने विकास कर लिया है। अगला पॉइंट है विनिर्माण के क्षेत्र में कच्चे माल की मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित कर अधिक मात्रा की वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्त्र निर्माण कहते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं कि इनका उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है। इसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं तक
उपयोग किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। तो इस तरीके से विनिर्माण रहा। आगे हम लोग बात करेंगे उद्योग के क्षेत्र में। उद्योग के क्षेत्र में भी काफ़ी हम लोग विज्ञान तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग खनन, लौह, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, रत्न आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग, बाल्कनो, हिंडाल्को और नाल्को जैसी कंपनियों ने, एल्युमिनियम उद्योग के कारखाने हैं, ओएनजीसी और ऑयल पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं, मथुरा में मथुरा रिफाइनरी है। उद्योगों के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए मेक इन इंडिया योजना शुरू की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, मेक इन इंडिया। इसके अलावा विदेशों में कई निवेशकों को भारत में विभिन्न व्यवसायों में पैसा लगाने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत में बने हुए उत्पादों के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनियों के साथ ही बहुउद्देशीय कंपनियों को अवसर देने का भी प्रयोग किया जा रहा है। अगला पॉइंट है ऊर्जा के क्षेत्र में। तो ऊर्जा के क्षेत्र में आजकल हम लोग कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। ऊर्जा के कुछ स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है, एक निश्चित अवधि के बाद पुनः प्राप्ति की जा सकती है। इस प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों को हम लोग नवीनीकरण या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिसको हम कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती, इस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को हम लोग अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो ये दोनों नवीनीकरण और अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना होगा। यहाँ पे देखें, ऊर्जा के स्रोत को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक नवीनीकरण और दूसरा अनवीनीकरण। नवीनीकरण में जिसमें ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि ये एक तरह से ख़त्म ना होने वाली ऊर्जा होती है। इसमें आपका आता है मुख्यतः है सूरज, पृथ्वी, वन, जल, जैव और पवन। अनवीनीकरण यानी कि इसके लिमिटेड सोर्स होते हैं, ये ज़्यादा उपयोग होने पर ख़त्म हो सकती है, जैसे कोयला, रसोई गैस, केरोसिन और पेट्रोल। तो ये हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे व्यापार एवं वाणिज्यिक। तो व्यापार का अर्थ है क्रय विक्रय, व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय, जबकि वाणिज्य का अर्थ होता है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। तो आरंभ में व्यापार एक सामान के बदले दूसरा सामान लेकर किया जाता था। बाद में वस्तुओं में बदले धातु, सिक्के, हंडी जिसको बिल कहते हैं, अथवा पत्र मुद्रा से हुई। मुद्रा मतलब धन से जो पैसा दिया जाता है। मुद्रा के आविष्कार के बाद भारत में बहुत सरल और सुविधा हो गई। आधुनिक युग में मुद्रा के स्थान पर क्रेडिट कार्ड का प्रयोग व्यापार में होने लगा है। नवीनतम तकनीकी के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य में, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा, ई व्यवसाय ई कॉमर्स के रूप में प्रचलित होता गया है। यहाँ इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन होता है। इसके अंतर्गत न केवल खरीदना और बेचना बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार में भागीदारी के लिए सहयोग भी शामिल है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार से संबंधित उत्पादों का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। ई वाणिज्य में मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक धन स्थानांतरण, आपूर्ति श्रृंखला, इंटरनेट विपणन, ऑनलाइन लेन देन, प्रसंस्करण, सूची प्रबंधन प्रणाली और प्रौद्योगिकी सेवाएं हैं। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं। ई कॉमर्स कंपनियां जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, यानी कि मोबाइल से ही आप कोई सामान इस पर मंगा सकते हैं, बेच सकते हैं, इस तरह की कंपनियां जो आम जनजीवन में काफ़ी प्रचलित हैं और अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। सरकार की आम आदमियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचना आकलन उपलब्ध होती हैं। यह अच्छे शासन का पर्याय बनता जा रहा है। ई शासन के उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल तथा
जवाबदेह बनती जा रही है। इसके अंतर्गत शासन संबंधित सभी सूचनाओं का इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया जाता है। विद्यालयों में दाखिला हो, बिल भरना हो या आय जाति का प्रमाण पत्र बनवाना हो, सभी मूलभूत सुविधाएं हिंदी में भी उपलब्ध करवा दी गई हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग नागरिकों, व्यापारियों तथा सरकारी संगठनों को ही नहीं बल्कि भारत के हर वर्ग को सूचना और प्रौद्योगिकी की महानता से विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। 18 मई, नोट करिएगा, 18 मई 2006 में शुरू किया गया NEGP, इसको बोलते हैं NEGP, जिसको राष्ट्रीय ई शासन या ई गवर्नेंस बोलते हैं, के तहत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र, शेयर्ड, इसको बोलते हैं शेयर्ड सर्विस सेंटर, इसको बोलते हैं साझा सेवा केंद्र, जो आजकल हम लोग जन सेवा केंद्र के रूप में अपने अगल बगल देख सकते हैं। यहाँ पे हर तरह की जितनी भी सरकारी योजनाएं चलती हैं उनका सारा डिटेल आपको, सारे फॉर्म ऑनलाइन, आपका सारा काम वहाँ से हो सकता है। तो इसके साथ ही हमारा पाठ ख़त्म हो गया। अब हमने क्या सीखा देखते हैं। 3G 4G मोबाइल की नवीनतम तकनीकी है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का शुभारंभ 2004 में हुआ। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई की संकल्पना से शुरू हुआ। एजुसेट भारत का प्रथम उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। टेली चिकित्सा नवीनतम चिकित्सा प्रणाली है। छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र सिंचाई के माध्यम है। और डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस का उपक्रम है। विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सफल माध्यम है। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस आदि डिजिटल भारत की देन है। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे अभ्यास प्रश्न। तो जल्दी से देख लेते हैं। पहले हमारे बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें से सही उत्तर आपको छांटना है। जैसे आधुनिक संचार का माध्यम है, आधुनिक संचार का माध्यम आपका इंटरनेट है। कबूतर और पत्र बहुत पहले होते थे जो अब नहीं, अब हम लोग इंटरनेट के माध्यम से संचार करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, तो अभी आपको बताया गया था डॉक्टर विक्रम साराभाई, तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT का प्रारंभ हुआ, तो अभी आपका हमने देखा था 2004 इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं, पेट्रोल, LPG, डीजल या सौर ऊर्जा। तो नवीनीकरण ऊर्जा जो मतलब कि खत्म ना हो, तो इसमें सौर ऊर्जा कभी ना खत्म होने वाला स्रोत है। तो इसके साथ अब हम लोग देखेंगे रिक्त स्थान भरना है। तो रिक्त स्थान में पहला प्रश्न है व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, क्रय और विक्रय, क्रय और विक्रय, ये भर देगा। दूसरा है परिवहन के नवीन साधन हैं, तो इसमें आपका मेट्रो एक हो गया। दूसरा बुलेट ट्रेन, और तीसरा आपका हो गया मोनो ट्रेन। तो ये सारे आपके मोनो ट्रेन, ये सारे आपके परिवहन के नवीनतम साधन हैं। अब अगला प्रश्न है स्नैपडील, फ्लिपकार्ट। तो स्नैपडील, फ्लिपकार्ट ये आपके ई कॉमर्स कंपनियां हैं। कौन सी कंपनियां हैं? ई कॉमर्स, ई कॉमर्स। ICT योजना का प्रारंभ हुआ था, तो ICT योजना का प्रारंभ हुआ था 2004 में।
3G 4G ये हमारे संचार के माध्यम हैं। अब हमें क्या करना है, अगले में मिलान करना है। तो सही मिलान आपको करना है। देखिए, पहला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक संचार माध्यम है, यानी कि इसको द से मिला देंगे। ICT ये हमारा ICT हम लोग शिक्षा में सुधार के लिए इसको यूज़ करते हैं। और IRS भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह है। रक्षा प्रतिरक्षा ये हमारा DRDO। और भूरी क्रांति ये हमारा उर्वरक से संबंधित है। तो इस तरीके से इसके ये सही उत्तर है, अब मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन हुआ था 1962 ईस्वी में, और ये त्रिवेंद्रम के समीप थुम्बा में है, जो केरल में पड़ता है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपण शास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? तो इसके अंतर्गत ब्रह्मोस मिसाइल और सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश मिसाइल का प्रक्षेपण शास्त्र किया गया। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत हैं? तो 20वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा सफल ऊर्जा का स्रोत है सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। अगला है, व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी है। तो व्यापार और वाणिज्य की जो नवीनतम तकनीकी है वो हम कह सकते हैं ई-कॉमर्स है, मोबाइल कॉमर्स है और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। अगला प्रश्न, NEGP की शुरुआत कब हुई थी? तो NEGP की शुरुआत हुई थी 18 मई 2006। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके GK के प्रश्न का काम करेंगे। 18 मई 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो भूतापीय जो ऊर्जा होती है, यानी ये इसको बोलते हैं जियोथर्मल। जियो माने होता है पृथ्वी, और थर्मल माने होता है ताप। यानी कि जो पृथ्वी के ताप से ऊर्जा निकलती है उसको हम लोग जियोथर्मल कहते हैं। पृथ्वी में संग्रहित ताप से ये ऊर्जा निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो का गठन कब हुआ था? तो इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 में। इसको आप लोग कक्षा 6 में ये है। और इसके बाद विपणन से आप क्या समझते हैं, सविस्तार समझाइए। तो यहाँ पे आप इसका विस्तृत प्रश्न आप लोग लिखिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में ICT का क्या भूमिका है? ई-गवर्नेंस क्या है? ई-गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई-कॉमर्स की क्या भूमिका है? तो ये प्रश्न आप लिखिए और कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर हमें बताइए। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें बताइए। अगला प्रोजेक्ट वर्क है, इसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विज्ञान के नवीनतम योगदान के बारे में लिखिए। तो अंतरिक्ष में जो भी नवीनतम योगदान हुए हैं उनके उस पर एक लिखिए अपने पॉइंट, और हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइए। तो यहाँ से वीडियो ख़त्म करते हैं, और हमारे YouTube चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।